नेक्स्ट अपन चालू करने जा रहे हैं असिमिलेटेड डेवलपमेंट। असिमिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, असिमिलेटेड को आपको बड़े याद रखना, अपना को ये है कि पूरा जो बेनिफिट है, इसका मतलब ये है बेनिफिट्स ऑफ एनी वेलफेयर स्कीम शुड go to reach that every and each sections of that सोसाइटी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वेलफेयर स्कीम आ रही है या कोई भी बेनिफिट हो तो सोसाइटी के हर तबके के पास, सोसाइटी के हर इंसान के पास उसका बेनिफिट क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। ऐसे डेवलपमेंट को बोलेंगे असिमिलेटेड डेवलपमेंट। असिमिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब सबको साथ में लेके उनका क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। आगे बात सुनिए, ये एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो इसकी बात करता है इक्वलिटी ऑफ इनकम, इक्वलिटी ऑफ इनकम, equal opportunities and equal human राइट्स की बात करेगा। आगे बात सुनिए, जो बेनिफिट है वो सेक्शन की पूरी सोसाइटी के हर प्राणी के पास पहुंचना चाहिए। दूसरा, इक्वलिटी ऑफ इनकम होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और तीसरा इक्वल ह्यूमन राइट हर इंसान को, हर कैटेगरी को, मैं भी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, माइनॉरिटी, वुमेन, रिलीजन बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सारा बेनिफिट हर सेक्शन के पास पहुंचना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रेस, सेक्स, कास्ट, क्लास, इस हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये वो तो मेल है उसको नहीं मिलेगा, वो फीमेल है उसको नहीं मिलेगा, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है, ये माइनॉरिटी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये बौद्ध है, ये पारसी है, ये जैन है, ये जूइज्म है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सबका इक्वल क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, सबको इक्वल ह्यूमन राइट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 3-4 साल पहले बोला था कि एक जेंडर जिनको अपन किनर बोलते हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि उनको भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मेल और फीमेल के लिए। आगे बात समझिए, जैसा मेल को मिल रही है, फीमेल को मिल रही है, एक जेंडर को भी मिलनी चाहिए। दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। इसलिए ह्यूमन राइट का मतलब सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जो मानवीय अधिकार है, राइट टू लिव, राइट टू फूड, राइट टू गो फॉर जॉब, ये सारे उसको क्या मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए। आगे बात समझिए, इसको कॉपी करें फटाफट। चलो, इसके अंदर एक छोटी सी चीज और डालनी है, वो लिख लें आप इसका साथ के साथ के अंदर। जेंडर, आगे बात समझो, लैंग्वेज, और रीजन, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के हिसाब से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन। आगे बात सुनिए, आपको पॉवर्टी को भी इंक्लूड करके चलना है और डिसएबिलिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। आगे बात सुनिए कि किसी के पास ऐसी कोई सिचुएशन है, कोई पॉवर्टी है
किसी के पास डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से दैट बेनिफिट शुड गो टू रीच द marginalization or deprived sections of the society। तीन चीज का ध्यान रखना है असिमिलेटेड डेवलपमेंट के अंदर कि जो गवर्नमेंट की कोई भी वेलफेयर है, स्कीम है, या द बेनिफिट शुड गो टू रीच ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। आगे बात समझिए। नंबर 2, ये हमेशा इक्वलिटी की बात करेगा, इक्वल इनकम की बात करेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करेगा और इक्वल ह्यूमन राइट की बात करेगा। नंबर 3, जेंडर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से और रीजनल डिस्पेरिटी नहीं होनी चाहिए। इसके हिसाब से किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आगे बात समझिए कि कोई पुअर आदमी है तो उसके पास अपर नहीं पहुंचाए, कोई डिसेबल्ड है तो उसको नहीं पहुंचाए, रिलीजन के, रेस के, आगे बात समझे, क्लास के, कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट तभी होगा जब अपन सबको एक साथ में लेके चलेंगे। लाइक मोदी जी बोलते हैं बहनों भाइयों मित्रों, सबका साथ सबका विकास, ऐसे चलना है। आगे बात समझे, क्लियर है कहानी यहाँ तक की? कॉपी कर ले फटाफट। चलो थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। अभी मैंने आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की, ठीक है ना? आपके दिमाग में हमेशा सवाल आता होगा कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन क्यों देती है ओबीसी को, एससी को, एसटी को, फीमेल को, एक्स आर्मी मैन को, डिसेबल्ड को, इनको रिजर्वेशन क्यों देती है? ये क्या मसला है उसको समझने की कोशिश करें अच्छी तरह से। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है ना? तो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको कैसे रोकना है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। सपोज करो एक फुटबॉल का ग्राउंड है, सपोज करो ये आपको ढंग से नहीं दिख रहा है, सपोज करो ये कोई फुटबॉल का ग्राउंड है। आगे बात समझो, गवर्नमेंट ने ये बोला कि यहां पर इंडिया वर्सेज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में हम एक फुटबॉल का क्या करा रहे हैं? मैच करवा रहे हैं, फुटबॉल मैच कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये बोल रही है ये फुटबॉल का क्या है? ग्राउंड है, आप सबको आके मैच देखना है, वैसे यहाँ पे आप सबको मैच देखना है। कंडीशन है गवर्नमेंट की, इस फुटबॉल की जो बाउंड्री नजर आ रही है सर्कुलर फॉर्म में जो भी आपको नजर आ रहा है, इसके पास में 6 फीट की ऊंची क्या है? वॉल है। क्या है? वॉल है। यहाँ पर 3 पर्सन है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम क्या है? सी। यहां से आपको समझना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या चीज है। इस ए नाम का जो पर्सन है उसकी हाइट है 6 फीट, यानी यह आदमी आराम से फुटबॉल का मैच देख सकता है, इसके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बी नाम के प्राणी की जो हाइट है वो 5 फीट है और इस सी नाम के प्राणी की जो हाइट है वो क्या है? 4 फीट। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये जो ए नाम का पर्सन है वो इजीली क्या देख सकता है? मैच देख सकता है, इसके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझे? मैच की स्पेलिंग को देखना, मैच कर दिया मैंने ना, थोड़ा MSCH होनी चाहिए। चलो देख सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? इसके तो कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट क्या कह रही है? ये आदमी क्या है? इसकी हाइट कम है,
तो गवर्नमेंट कह रही है हम इसको क्या प्रोवाइड करवा देते हैं, स्टूल प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि ये आदमी स्टूल के ऊपर खड़ा रहकर क्या देख सके, मैच देख सके। नंबर 1, गवर्नमेंट ये बोल रही है 4 फीट का है, इसको हम क्या प्रोवाइड करवा देते हैं, टेबल प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि वो आदमी टेबल के ऊपर खड़ा होकर क्या कर सके, मैच देख सके। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करती है, इनकम डिस्पैरिटी को मिनिमाइज करने की बात करती है। आज गांव के अंदर बीपीएल के राशन कार्ड की दुकान है, एपीएल के राशन की दुकान है, आगे बात समझो, सहकारी समिति केरोसिन मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये मार्जिनलाइज सेक्शन है, इनके पास अपॉर्चुनिटी कम थी तो उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा देनी है। विडोज है उनको पेंशन दी जा रही है, ओल्ड एज के जो मेल फीमेल है उनको क्या दी जा रही है, पेंशन दी जा रही है। आगे बात समझे, ये गवर्नमेंट बेनिफिट एलपीजी गैस का जो सिलेंडर्स पे 200 रुपीज की गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है कि रूरल एरिया के अंदर लोग क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, ऐसे पॉल्यूशन ज्यादा होता है, उससे उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को लेकर लोगों को क्या करना है, इक्वल रखना है। तो इसको क्या प्रोवाइड किया है, स्टूल प्रोवाइड करवाया गया है, ताकि स्टूल पे खड़ा होकर क्या देख सके, मैच देख सके। यहाँ पर इसको क्या प्रोवाइड कराएगी, टेबल, ताकि टेबल पे खड़ा होकर क्या देख सके, मैच देख सके। ये आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी का मसला है। आगे बात समझे, मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, रिजर्वेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी की जब भी बात है, इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। हेडिंग डाल दें ह्यूमन डेवलपमेंट। 75% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको टॉपिक समझ में आ गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक्स का। ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया वो आपका आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ये स्टार्ट हुआ था 1990 के अंदर। आगे बात समझे, महबूब उल हक इसके थे चेयरमैन। आगे बात समझे, महबूब उल हक इसके क्या थे, चेयरमैन थे। ये प्रोग्राम चालू किया था यूएनडीपी ने। आगे बात समझे, इसका पूरी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में फर्स्ट टाइम प्रिपेयर की गई थी। ये प्रोग्राम चालू किया था यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके फर्स्ट जो चेयरमैन थे महबूब उल हक, उनकी चेयरमैनशिप। यहाँ तक कहानी क्लियर कर ले, इसका आगे चलते। ये बोलते हैं जो मनी ओरिएंटेड प्रोग्राम है ना, इस मनी ओरिएंटेड से आपको मूव करना है ह्यूमन ओरिएंटेड। आगे बात समझो, उसकी तरफ मूव करना है। इस मनी को ह्यूमन अपना माइंड, अपनी स्किल, अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके इस मनी को ह्यूमन को काम करना है, आगे फॉरवर्ड करना है, और इसी को ह्यूमन कैपिटल की फॉर्म में आगे इंक्रीज करना है। आगे बात समझे, अपनी नॉलेज है, अपनी स्किल है, अपनी हेल्थ अच्छी है। आगे बात समझे, इसको ऐसे कॉपी कर फिर आगे चलते हैं।
जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर यूनाइटेड नेशन ये बोलता है कि 3 क्राइटेरिया लेने हैं आपको, है ना। सबसे पहले आपका लेना है नंबर 1 लेना आपको नॉलेज। क्या लेना है? नॉलेज। नॉलेज के तरह आपकी स्किल आ जाएगी, आपकी एजुकेशन आ जाएगी, और आपकी क्या आ जाएगी? ट्रेनिंग। दूसरा लेना है नंबर 2 लेना आपको हेल्थ। हेल्थ को अपन बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आगे का समझ। तीसरा लेना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको मैं बोलूंगा पर कैपिटा इनकम। आगे बात सुनो, अगर आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, स्किल है, वहां से आप क्या करोगे? जॉब करोगे। तो वहां से आप अपने आप को क्या बनाओगे? ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। वहां से आप क्या जनरेट करोगे? मनी जनरेट करोगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आप बीमार नहीं हो, आप स्वस्थ हो, तब आप क्या करोगे? जॉब करोगे, एम्प्लॉयमेंट करोगे। तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर आपके पास में मनी है, नॉलेज है, आपका हेल्थ अच्छा है, तब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहेगा? हाई रहेगा। बाकी में से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहेगा? लो रहेगा या पुअर कैटेगरी के अंदर आएगा। तो 3 क्राइटेरिया फोकस करती है। इसमें बहुत सारे डायमेंशन है, 2 डायमेंशन की है, 2 डायमेंशन की, 6 डायमेंशन की है। एनसीईआरटी लेवल को बहुत लंबी चौड़ी बात करता है। आपके सिलेबस में देखा है तो नॉलेज है फर्स्ट, सेकंड क्या है? हेल्थ। नॉलेज में स्किल, एजुकेशन और ट्रेनिंग आ जाएगा। हेल्थ के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक आदमी की एवरेज जो लाइफ वो कितनी रहेगी। अगर वो फिजिकली एबल है और हैप्पी है, उसका हेल्थ सही है, सिक नहीं है, इल नहीं है, तब जाके वो काम करेगा। बाकी काम करना बंद कर देगा। लिमिट पाके 40, 50, 55, 60 साल की उम्र में उसका हाथ पांव काम करना बंद कर देगा, या बीमार हो गया जिससे पहले भी चल रहे थे। थर्ड नंबर पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब जितना ज्यादा आपके पास में मनी रख होगा पैसा, उतना ही ज्यादा अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रखोगे। तो इन तीनों पॉइंट को कॉपी कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वैसे तो 9th क्लास की एनसीईआरटी का है, इस पे देखने की कोशिश करें थोड़ा सा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में ये वर्ड यूज आएगा। उसको देखो, हेडिंग डालें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी अपनी प्रोडक्ट नया बनाएंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? अपने को फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लैंड, जमीन की जरूरत पड़ेगी। अगर लैंड अपने पास में है तो वहां पर कोई फैक्ट्री सेटअप की तो आपको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, उनको क्या बोलेंगे? अपन क्या बोलेंगे? लेबर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कैपिटल। कैपिटल का मतलब किसकी जरूरत पड़ेगी? मनी। और चौथा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सामने को खरीदने वाला है, ट्रेडिंग वाला चाहिए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? लैंड। उस लैंड पर क्या इन्वेस्ट करोगे? लेबर। लेबर को यूज करोगे। उस लैंड और लेबर के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कैपिटल। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो फाइनली आपकी क्या खड़ी हो जाएगी? इंटरप्रेन्योर कंपनी खड़ी हो जाएगी। उससे फिर आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन कर सकते हो। आगे वाला चैप्टर में देर का छोटी छोटी जगह, लेकिन एग्जाम में 1 नंबर बोर्ड में हो सकता है। राइट डाउन एनी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप आंसर ध्यान रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या इंटरप्राइजेस या कंपनी या ट्रेडिंग, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा। LLCE। आगे बात सुनिए, इसको बोल सकते हैं लाल सी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लाल सी, LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। यहां तक की कहानी कंप्लीट हो गई। कॉपी कर ले फटाफट। चलो और आगे मूव करें। ये मैंने सब बता दिया। वैसे एक 9th क्लास की चीज और थी जो आपको बतानी है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमी की टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है
कैपिटलिस्टिक, दूसरा होता है सोशलिस्टिक या सोशलिज्म, थर्ड नंबर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिकल टाइप। ये आपको ध्यान रखना है तीनों टाइप का। ये भी इकोनॉमी लगा दो इसके साथ में, इसके साथ में भी क्या लगा दो, इकोनॉमी। चलो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं मैं कैपिटलिस्ट का, तो वो आपका रहेगा यूएसए। सोशलिस्ट का आपका रहेगा चाइना, और मिक्स्ड इकोनॉमी का आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल रहेगा इंडिया। चलो कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहेगा वो आपका रहेगा प्राइवेट इंडस्ट्री। आगे बात समझो, प्राइवेट को जो करना है कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन करना अपनी मर्जी जो करो, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट को कैसे करके रेवेन्यू आना चाहिए, टैक्स आना चाहिए, जीएसटी आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। आगे बात करो प्राइवेट इंडस्ट्री। नंबर 2, यहां पर गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा, जीरो। आगे बात समझो, इन कंट्री में जो इंडस्ट्री है या जो कंट्री चलती है उनका जो मोटिव टारगेट क्या रहता है, हमेशा क्या गेन करना है, प्रॉफिट गेन करना। आगे बात समझे, जो कस्टमर है उसका ये क्या कहेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। आगे बात समझे, एक सबसे बढ़िया मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितना बड़ा फर्क है। सबसे पहले अपने मार्केट के अंदर इंडिया में सबसे पुरानी जो कंपनी, इंडिया की बात कर रहा हूं मैंने, थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो BSNL है। जैसे ही 4-5-6 साल पहले मार्केट के अंदर एंट्री मारी रिलायंस जियो ने दे दनादन, तो आज रिलायंस जियो क्या कर रही है, कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। पहले उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 करोड़ उसने क्या कर दिए, कस्टमर कंप्लीट कर दिए। जैसे ही कस्टमर आए, कंपनी ने ये सोचा कि अब ये जाके दौड़ भाग के कहीं नहीं जाने वाले, ये सारे के सारे कस्टमर किसके पास रहेंगे, अपन लोगों के पास में रहेंगे। इन लोगों ने क्या किया, शुरू में 2 GB 1 GB डेटा फ्री देना चालू कर दिया। 6 महीनों तक इन्होंने कस्टमर जोड़ दिए। जैसे जैसे इनको लगा कि मार्केट का माइंड पढ़ने लगे, ग्राफ पढ़ने लगे कि मार्केट में कस्टमर जुड़ गए, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है। इन्होंने क्या किया कि BSNL तो बिक गई, गवर्नमेंट ने बेच दी, घाटे में चल गई, लॉस हो गया। इन्होंने क्या किया, अभी एक स्कीम लगा रखी, 6-7 महीने हो गए, शायद 8-9 महीने हो गए होंगे, अभी मई मंथ चल रहा था, 8-9 महीने हो गए। ये क्या कर रही है, आपको 3000 मिनट देने लग गई। कितने महीनों के लिए, 84 डेज के लिए। स्कीम में लिखती है कि 3 मंथ का प्लान है, जबकि वो क्या कहती है कि हमारी तरफ से महीना क्या है, 28 डेज का है। 28 डेज का ईयर में एक ही बार होता है, फेब मंथ, जब नॉन लीप ईयर हो, और लीप ईयर हो तो वो भी क्या होता है 29 का। आपका 6 दिन का एक्सप्लॉइटेशन तो वहां कर लिया, प्लस 3000 मिनट दे रही, पहले अनलिमिटेड देती थी। जो आदमी बिजनेसमैन है तो उसको तो महीने में 4-5 बार रिचार्ज करवाना पड़ेगा इस कंडीशन से। तो यहाँ पर उसने क्या सोचा कि मार्केट को सर्वे कर लिया, कस्टमर की नर्व टटोल ली, अब कस्टमर अपने चुंगल से कहीं बच के नहीं जाने वाले। आज ये कंडीशन है इस कंपनी की मोनोपोली की वजह से कि मार्केट के अंदर वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल तीनों मार्केट छोड़ने की प्लान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीनों पहले ऑर्डर दिया था कि 42,000 करोड़ आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट के इस इंडिया नाम के कंट्री में आप क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहे हो। आगे बात समझे, तो गवर्नमेंट ने बोली 42,000 करोड़ आपको क्या पे करने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट को पे करने हैं। अगर वो नहीं देती तो कंपनियां मार्केट से बाहर चल जाएगी, फिर मार्केट के अंदर मोनोपोली क्या हो जाएगी। मोनोपोली का मतलब होता, मोनो का मतलब होता सिंगल, पोली का मतलब होता पॉलिसी। कोई सिंगल पॉलिसी चलेगी, फिर जियो क्या करेगा, अपनी मर्जी से कस्टमर को अपने इशारों पर नचाएगा। भाई मेरे को अगर मोबाइल यूज करना है, इंटरनेट यूज करना है, मुझे सबसे अच्छी फैसिलिटी कौन दे रहा है, जियो दे रहा है, तो फिर मैं जियो से ही लूंगा। आगे बात समझिए, सारे कस्टमर इसके चंगुल में आगे धीरे धीरे क्या बढ़ा देगी, रेट बढ़ा देगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस कंपनी का जो मेन मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट है। शुरू में उसने मार्केट बनाया, कस्टमर का क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेम ये सिचुएशन है। पूरा का पूरा जो काम है प्राइवेट ओन कंपनी का हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट का रोल जीरो रहेगा, मोटिव उनका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, और कस्टमर का क्या करेगी, एक्सप्लॉइटेशन करेगी। थोड़ा आगे की तरफ मूव करें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये जो सारा काम रहेगा वो किसके पास में रहेगा, गवर्नमेंट ओवन के पास रहेगा। गवर्नमेंट का क्या काम रहेगा, गवर्नमेंट अपने सिटीजन के क्या लेके लाएगी, वेलफेयर। आगे बात समझो, प्रॉफिट
मोटिव क्या रहेगा? वेलफेयर। आगे बात समझिए, यहाँ का 95% से ज्यादा काम किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास रहेगा। आगे बात समझिए, कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन होगा? नहीं, नो एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमाएगी। आगे बात समझिए, इसमें थोड़ा बहुत प्राइवेट कंपनी की भागीदारी रहेगी, गवर्नमेंट कंपनी की भागीदारी रहेगी। 90% काम गवर्नमेंट करेगा, 10% प्राइवेट कंपनी करेगा। तो सारा काम किसके ओवर रहेगा? गवर्नमेंट ओवर। गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके कंट्री की जो सिटीजन उनके लिए वेलफेयर स्कीम लेकर आएगी, जैसे अपने नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट लेके आई। बहनों और भाइयों मित्रों, रूरल और अर्बन एरिया के अंदर टॉयलेट बनाओ और इंडिया को ओपन डिफेक्शन फ्री करो। तो 12,000 रुपीज आपको लेट बाथ बनाने के लिए रूरल एरिया में मिले। तो गवर्नमेंट क्या लेकर आ रही? वेलफेयर स्कीम लेकर आ रही। इससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, इससे तो गवर्नमेंट को लॉस है। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही नहीं, हमें हमारे सिटीजन का काम करना है, उनका वेलफेयर काम करना। मोटिव, गवर्नमेंट क्या करेगी? वेलफेयर करेगी। कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन? नो, कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन की बात ही नहीं होगी। वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगी तो चीपर रेट पर प्रोवाइड करवाएगी या फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, ये कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट इन दोनों के पैरामीटर पर काम करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल रहेगा, यस, गवर्नमेंट का रोल भी रहेगा, प्लस प्राइवेट ओवर्ड कंपनी भी साथ साथ काम करेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका मोटिव प्रॉफिट रहेगा? नहीं, गवर्नमेंट का कोशिश ये रहेगी वेलफेयर प्लस प्रॉफिट, ये दोनों गवर्नमेंट का क्या रहेगा? मोटिव रहेगा। कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन होगा? हाँ, कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा। आगे बात समझो, ये तीनों आपको बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है मोटा मोटा। आगे बात समझो, आपसे पूछ सकता हूं बोर्ड में कि तीनों टाइप की जो इकोनॉमी है उसके अंदर मोटा मोटा डिफरेंस क्या है। आगे बात समझे, ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट को भी इन्वॉल्व करेगी, सोशलिस्ट को भी इन्वॉल्व करेगी। कैपिटलिस्ट का मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ। सोशलिस्ट का मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मार्केट में रन रहेगी तो प्राइवेट कंपनी अपनी मोनोपोली नहीं चला पाएगी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में इतना पेट्रोल डीजल है कि वो 100-500 साल तक इंडिया को सप्लाई कर सकती है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट उसको एकदम से ये सब लाने के लिए नहीं बोल सकती। आगे बात समझे, एसआर पेट्रोल है, रिलायंस पेट्रोलियम है। आगे बात समझे, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, ये सारी कंपनियां जो इंडियन वगैरह है, ये सारी कंपनियां मार्केट में, उनके बीच में क्या रहना चाहिए? फेयर कंपटीशन बना रहना चाहिए। ₹2, ₹2, ₹5 से ज्यादा पर हेड या पर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। बाकी प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके उसकी रेट क्या कर देगी? चीपर कर देगी। उस केस में कस्टमर किसकी तरफ दौड़ने लग जाएगा? प्राइवेट कंपनी की तरफ दौड़ने लग जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी की तरफ कस्टमर देखेगा ही नहीं। कस्टमर को समझ में आ जाएगा, कस्टमर को क्या चाहिए? अपने को मैक्सिमम जो अमाउंट है वो मिलना चाहिए, किसका? प्रोडक्ट का, मिनिमम अमाउंट पे करने का। आगे बात सुनिए, और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है? कस्टमर इज द किंग। किसी भी प्राइवेट कंपनी को देख लो, गवर्नमेंट से आपको बेटर फैसिलिटी मिलेगी। सपोज करो आप स्कूल का एग्जांपल ले लो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, वहां का डिसिप्लिन ले लो, वहां का कल्चर ले लो, वहां का स्टाफ मेंबर ले लो, पूरा थ्रो लो, 360 डिग्री एंगल आप कंपेयर करके देख लो। कहीं पे भी गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल के आसपास ट्रेंड नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहे, ताकि गवर्नमेंट को भी ध्यान रहे कि अपन कहां पर गलती कर रही है। और गवर्नमेंट की ज्यादा दिक्कत होती है, गवर्नमेंट क्या करती है? इस कंपनी को बेच देती है, फिर प्राइवेट कंपनी अपनी दुकानदारी चालू कर देती है। क्या तो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों का मिक्स इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे, सोशलिस्ट को भी इन्वॉल्व करेगी गवर्नमेंट। आगे बात समझे, गवर्नमेंट का रोल, ये पूरी टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। इसको टेबल को बना ले, कॉपी कर ले। नेक्स्ट थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। अपन आगे क्लास में क्या पढ़ेंगे उसका आपको मैं एक रफ आइडिया देने जा रहा हूँ, उसकी तरफ फोकस करें। आपका एक छोटा सा टॉपिक हो रह गया प्लानिंग।
आगे बात समझे। और प्लानिंग कमीशन अपनी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी बनती है या गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेकर आ रही है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट एक फिक्स क्या रखती है, टाइम पीरियड रखती है। क्या रखती है, टाइम पीरियड, कि इस टाइम पीरियड में मेरे को ये करना है। तो पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी 2014 से पहले, वो सारी की सारी गवर्नमेंट क्या करती थी, प्लानिंग कमीशन के हिसाब से करती थी। आगे बात समझे। जो इंडिया के पास में था एक प्लानिंग कमीशन। आगे बात समझे। ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर के क्या बनाता था, प्लान बनाता था, 5 इयर्स प्लान। कभी ऐसा हुआ कि फेमाइन की वजह से, ड्रोट की वजह से, आगे बात समझे, या इमरजेंसी लगी उसकी वजह से 5 ईयर प्लान को फॉलो नहीं किया। प्लानिंग कमीशन का पर्पस था कि कोई भी गवर्नमेंट है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है, सत्ता करते बैठी है, तो 5 साल में उस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए। 5 साल को 5 टुकड़ों में तोड़ना है, 20% में ये करना है, इस साल में फिर 20%, फिर 20%, फिर 20%। लेकिन इस प्लानिंग कमीशन को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती 1 जनवरी 2015 को अबोलिश कर दिया। उन्होंने बोला हम प्लानिंग कमीशन को फॉलो नहीं करेंगे। वो एक नया इंस्टीट्यूशन लेकर आए जिसका नाम है नीति आयोग। आगे बात समझे। फंक्शन होता हुआ ये ज्यादा फर्क नहीं, अपन अगली क्लास में जब पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बात समझो। तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 1 जनवरी 2015 को इसको स्टेब्लिश किया, नीति आयोग को। आगे बात समझे। नई जो भी पॉलिसी होगी, प्लानिंग होगी, इसी हिसाब से चलेगी। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को अबोलिश करके नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग करके क्या स्टेब्लिश किया। आगे बात समझ में।